अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट सीखा था। अब ये जो टॉपिक है इसमें हमें दो तरीके से बयान किया गया है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो डाइल्यूट फॉर्म में और अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो तब हमारा रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है मेटल हेलाइड। अब मेटल से क्या मुराद है? मेटल कोई भी मेटल हो सकती है, जैसे हमने अल्कली मेटल की बात की थी, सोडियम पोटेशियम कोई भी मेटल हो सकती है। और हेलाइड मीन हेलोजिन्स। हेलोजिन्स में आ जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो मेटल हेलाइड्स, इनकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ना है और इसमें दो टाइप से बयान किया गया है, चाहे हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट फॉर्म में हो और अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या हमें रिसीव होंगे। अब यहाँ पे जो पहले बात की गई है ये वही कंसेप्ट दिया गया है जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या ब्राइन सॉल्यूशन पढ़ा था। उसमें हमने यही देखा था क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन था और उसमें वाटर मालिक्यूल थे। वाटर मालिक्यूल भी डिसोसिएट होते हैं अपने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में। और हमारा मेटल हैलाइड जैसे सोडियम क्लोराइड था तो वो भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हुआ। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उसमें ये देखना होता है कि कौन सा आयन एनोड या कैथोड की तरफ मूव करेगा और कौन सा आयन वहां पे डिस्चार्ज होगा। When the aqueous solution of the metal halides are subject to the electrolysis, this situation become more complicated due to the presence of water. तो यहाँ पे बात की ये वाटर की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो सिचुएशन है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्यों होती है? वाटर इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगरचे वाटर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब है कि ये जल्दी से इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में चेंज नहीं होता, लेकिन अपॉन आयनाइजेशन इट गिव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन अगर ये थोड़ी सी अमाउंट में आयनाइज होगा तो इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। अब हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास हाइड्रोजन आयन भी आ गए, हाइड्रोक्सिल आयन भी आ गए। इसके अलावा जो हमने अपनी मेटल हैलाइड यूज किया था तो उसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होंगे। This will mean that the electrolyte will consist of the more than one type of ion which will approach both the cathode and anode। तो ये वही बात की गई है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट में वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन भी हैं और जो हमने अपना मेटल हैलाइड यूज किया वो भी। Hence there can be a choice over which ion will get discharged। तो अब यहाँ पे कैथोड और एनोड के ऊपर देखेंगे कि कौन सा आयन जाके डिस्चार्ज होता है। उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन डिस्चार्ज होंगे या हमारे मेटल हैलाइड में से मेटल और हैलोजन कौन सा जाके डिस्चार्ज होगा। For example, if an aqueous solution of sodium chloride is electrolyzed, both sodium and hydrogen cation are attracted toward the cathode। अब सोडियम जो हमारा मेटल से आया और हाइड्रोजन आयन जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल से आए, दोनों के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये जाएंगे कैथोड की तरफ। एंड दी बोथ क्लोराइड एंड हाइड्रोक्सिल आयन, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव चार्ज वाले एनोड की तरफ जाएंगे। विच ऑफ दीज आयन विल preferentially be discharged depend upon the tendency of element to lose or get electron। मतलब इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिनकी टेंडेंसी होगी कि लूज कर ले या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में 4 टाइप ऑफ आयन है, 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, इनमें जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी वही जाके अपने एनोड या कैथोड पे डिस्चार्ज होगा। The element present at the top of the electrochemical series shown in the table possesses the more tendency to lose electron as compared to the element present at the bottom। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की है, ये आपके लिए एक न्यू टर्म है, आपने इसको सीखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे। अब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा आयन जो है वो कैथोड या एनोड पे जाके डिस्चार्ज होता है। तो पहले हम ये अपने टेबल पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, उसके बाद दोबारा हम अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहाँ पे ये देखें, ये एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। हाइड्रोजन को एक स्पेसिफिक कलर से आपको शो किया गया, इसका मतलब है जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 रखा गया है, जबकि इसके अगेंस्ट बाकी जितनी भी ये मेटल्स हैं उनको अरेंज किया गया है उनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे। अब रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे जैसे देखें, लेड है उसका -0.12 है, निकल का -0.25 एंड सो ऑन। इसी तरह हाइड्रोजन, क्योंकि ये इसको जो है वो स्टैंडर्ड लिया गया है और स्टैंडर्ड इसको 0 फॉर्म में दिया गया है,
जबकि इसके नीचे वाले जो जितनी भी है एलिमेंट्स उनका रिडक्शन पोटेंशियल ये आपको दिया गया है। अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बात की गई है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट है, जैसे जैसे हाइड्रोजन से हम ऊपर जाते जाएंगे तो ये जितने एलिमेंट्स हैं, ये जितनी ये मेटल है, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होगा दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज होंगी। और अगर इस सीरीज को हम अप टू डाउन देखें, ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, मतलब लिथियम से नीचे डाउनवर्ड जाते जाएं, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जाएगा। तो जो लास्ट वाले हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फ्लोरीन है, तो ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद वो रिड्यूस होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात देखें, ये लिथियम मेटल है, यहाँ भी उन्होंने कहा है कि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 है। इसी तरह पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और इसका -2.93 है। स्टूडेंट्स, हमने तो सीखा था कि जितनी भी ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उनकी चाहत होती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दें और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे फिर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाली बात कहाँ से आ गई है? तो जो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, इसका मतलब है उसकी रिडक्शन हो रही है, इसीलिए यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 है। इसका मतलब हुआ कि इसकी रिड्यूस होने की कैपेसिटी नहीं है, वो माइनस में जाके कहीं पे आ रही है, बल्कि ये जो मेटल्स हैं एक्चुअली तो ये ऑक्सीडाइज होती हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। तो यहाँ पे ये माइनस में वैल्यूज देने का भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि इनकी वैल्यूज माइनस में क्यों है, क्योंकि ये इन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल बताया गया है। और ये माइनस में इसलिए है कि एक्चुअली तो ये जितनी भी मेटल्स हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होती हैं। अब आते हैं हम अपनी सीरीज की तरफ कि इसमें किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वो कहते हैं कि अगर हमारी कोई भी मेटल, ऐसी मेटल जो हाइड्रोजन जो जिसको हमने स्टैंडर्ड लिया है इससे ऊपर आ जाए, ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में यहाँ पे ये जो मेटल्स हैं इसके आयंस भी मौजूद हों और क्योंकि वो एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन भी मौजूद हों, तो हाइड्रोजन की कैपेसिटी ज्यादा होगी कि वो रिड्यूस हो इन मेटल की निस्बत। तो हमारे कैथोड पे वहां पे हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज होगी। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो इन मेटल्स में से, और ये वो मेटल्स हैं जो हमारी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अगर इन मेटल में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में आ जाए और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन हो, तो हमारे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी मेटल आ जाए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिनका पोटेंशियल हाइड्रोजन से नीचे है, अब नीचे है जैसे यहाँ पे मेटल्स देखें, कॉपर है, आयोडीन, आयरन, सिल्वर, ये सारी जो है मेटल्स हैं, अगर हम इन मेटल्स की बात करें, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये आ जाएं, तो उस वक्त हमारे पास कैथोड पे ये वाली मेटल्स डिस्चार्ज होंगी। क्यों कैथोड पे ये डिस्चार्ज होंगी? क्योंकि उस वक्त इनका इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की अगर वैल्यू 0 है तो इनकी क्या है, 0 से ज्यादा ही आ रही है, तो जिसकी जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो वही जाके अपने इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और वो रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इन सिचुएशन को हम समझते हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू भी समझा दिया। अब यहाँ पे देखें पहली कंडीशन क्या दी गई है, इफ द मेटल इज बिलो हाइड्रोजन, कोई भी मेटल जो बिलो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जैसे कि कौन सी मेटल्स हमें कहेगी, कॉपर हो सकती है और सिल्वर। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था कि कॉपर और सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस में दिया गया है, जबकि हाइड्रोजन का हमारे पास 0 था। तो कॉपर और सिल्वर इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो क्या होगा, हमारे कैथोड पे यही वाली जो मेटल्स हैं ये वहां पे ऑब्टेन होंगी। तो इफ अ मेटल इज बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन द मेटल आयन इज डिस्चार्ज्ड। मेटल लाइक दिस इंक्लूड कॉपर एंड सिल्वर। अब यहाँ पे जो बात की गई ना, मेटल आयन इज डिस्चार्ज, तो इसका मतलब है ये वाले मेटल आयन हमें कैथोड पे मिलेंगे। साथ में एग्जांपल भी दे दी गई है, इफ डाइल्यूट कॉपर क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड कॉपर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होगी कि हमारा पहला रूल क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट में ऐसी मेटल यूज की जाए जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है या केमिकल सीरीज में वो बिलो हाइड्रोजन है, तो उस वक्त हमारे पास कैथोड पे वही मेटल मिलेगी। जैसे एग्जांपल दे दी गई है कॉपर की।
जी, सेकंड इसका रूल क्या है? इफ द मेटल इज प्लेस्ड हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन हाइड्रोजन आयन इज डिस्चार्ज। अगर हमारे पास कोई ऐसी मेटल आ जाए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से अबव है, अब हाइड्रोजन से अबव तो थी, उनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में था, तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो है वो डिस्चार्ज होंगे हमारे कैथोड पे। जैसे एग्जांपल दे दी गई, मेटल लाइक इंक्लूड लिथियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। इफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। तो ये हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा भी था कि जहां पे हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन देखा था, तो उसमें हमने कहा था कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने वाला है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में कोई ऐसी मेटल आ जाए जिनका रिडक्शन पोटेंशियल या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो उस वक्त हाइड्रोजन गैस हमारे कैथोड पे ऑब्टेन होगी। अच्छा जी, ये दो रूल तो पढ़ लिए। उसके बाद एक और रूल बताया गया है, मेटल लाइक लेड एंड निकल। दो मेटल लेड और निकल है। अब लेड और निकल को क्यों कहा गया है? अगर आप अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो लेड और निकल जो है वो हाइड्रोजन के करीब करीब है। प्रेजेंट एट द मोर कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स, if the aqueous solution of halide of these metal are electrolyzed, then the product obtained at the cathode depend upon the concentration of halide solution। अगर हमारे पास कोई ऐसी मेटल आ जाए जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के करीब करीब है, तो उस वक्त हम देखेंगे अपनी कंसंट्रेशन देखेंगे सोल्यूशन की। कंसंट्रेशन से क्या मुराद होगा? जो भी हैलाइड सोल्यूशन लिया गया है वो कितना कंसंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूट है। अगर वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा उसका मतलब है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उस वक्त जो हमारे एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट अलग होंगे। लेकिन अगर वो हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड है मतलब उसमें हेलाइड सोल्यूशन, उसमें हमारा मेटल हेलाइड की तादाद या उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उस वक्त फिर हमारा कैथोड और एनोड पे डिफरेंट हो गया। अब एग्जांपल से हम समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। इफ द सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड देन द मेटल इज डिपॉजिट एट द कैथोड। अगर हमारा सोल्यूशन, तो पहली कंडीशन जो बता दी गई है कि अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो हमारे कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होगी। इफ द सोल्यूशन इज डाइल्यूट, और अगर हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट हो, अब डाइल्यूट से मुराद है कि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर से ही तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन आए थे, तो इसलिए वहां पे कैथोड पे हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी। तो पहली कंडीशन आपको यहाँ पे बता दी गई है कंसंट्रेटेड की और डाइल्यूट की। अगर हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो तब हमारे पास कैथोड पे हमारी वही वाली मेटल आयन आएगी, और अगर हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है तो तब कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। एट इन बिटवीन कंसंट्रेशन बोथ मेटल एंड हाइड्रोजन आर ऑब्टेन, और अगर हमारी कंसंट्रेशन बिटवीन है मतलब ना सोल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है ना कंसंट्रेटेड है, तो हो सकता है कि हमारे पास दोनों मेटल और हाइड्रोजन आयन आ जाए कैथोड पे। यहाँ पे तो हमने बात कर ली थी कि कैथोड पे क्या क्या डिपॉजिट होता है। अब हम बात करते हैं एनोड पे क्या होता है। अब जिस तरह हमने कहा कि हमारा सोल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट हो तो कैथोड पे हमारे प्रोडक्ट डिफरेंट मिलते हैं, इसी तरह एनोड पे भी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। At anode, the electrolysis of dilute solution of halide will deposit oxygen because hydroxide ion are preferentially discharged due to the higher concentration। क्योंकि अगर हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाए, मैं अब दोबारा बता दूं, डाइल्यूट सोल्यूशन से मुराद होगा कि वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी है, वाटर ज्यादा होगा, ज्यादा आयनाइज होगा, ज्यादा हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। अब एनोड क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो हमारे नेगेटिव आयन्स होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में से जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन आएंगे वो एनोड पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी। इसके रिएक्शंस भी देख लें। कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है? मेटल एम जो है वो मेटल को शो कर रहा है पॉजिटिव, मेटल आयन जहां पे कैथोड पे जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन अपने रिसीव करेगी और मेटल वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगी। और अगर हम वहां पे लेते हैं कि हाइड्रोजन आयन दें, ये जो मेटल एंड पॉजिटिव आयन है ये हमारे पास कंसंट्रेटेड की फॉर्म में है, और अगर हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है तो डाइल्यूट की फॉर्म में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जाएंगे कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैथोड पे आप इसको आगे मेंशन भी कर सकते हैं, ये वाला रिएक्शन जो है ये हमारी कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा और हाइड्रोजन गैस हमारी डाइल्यूट फॉर्म में रिलीज होगी। जबकि ओवरऑल रिएक्शन उन्होंने कैसे दिखा दिया है कि अगर हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में नहीं रिएक्शन देखना, वाटर को देख लें, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में 2 हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएंगे, तो ये डाइल्यूट में रिएक्शन होगा।
अच्छा जी, अब देखते हैं एनोड पे क्या होता है। एनोड पे हमने कहा डाइल्यूट की केस में देखा, डाइल्यूट के केस में क्या कहा हमने कि डाइल्यूट में हाइड्रोक्सिल आयन जाएंगे एनोड पे और वहां पे ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। जबकि अगर हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाए, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की फॉर्म में क्या होगा कि जो हमारा हेलोजीन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात ही मेटल हेलाइड्स की कर रहे हैं, तो मेटल हेलाइड में जो पॉजिटिव आयन होगा वो कैथोड पे जाएगा, जो नेगेटिव यानी हेलोजीन होगा, हेलोजीन एनोड पे जाएगा। और यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड की फॉर्म में दिया गया है। कंसंट्रेटेड में क्या होगा, तो कंसंट्रेटेड में ये वाला हमारा हेलोजीन, इसको एक्स से शो किया गया। अब यहाँ पे ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन कोई भी हो सकता है, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये एनोड की तरफ जाएंगे। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में ये हमारे हेलोजीन एनोड पे जाएंगे और यहाँ पे ये हमारा हेलोजीन गैस की फॉर्म में रिलीज होगा या डिस्चार्ज होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और अगर हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे हमें मिलेगी। तो ये डाइल्यूट के लिए रिएक्शन दिया गया है, या आप इसको नोट कर लें। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस का यूज बताया गया। इलेक्ट्रोलिसिस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द डिस्कवरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट लाइक फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। तो इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है जिससे हम जो है डिफरेंट एलिमेंट गेन कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन या एल्यूमिनियम। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।